जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय श्रृंखला के इतिहास में आज हम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति या वैदिक युग जिसको आप कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जितनी भी क्लासेस थी वो हमने आपको बता दिया, ताम्रपाषाण काल की जितनी थी उसको हमने बता दिया, नदी घाटी सभ्यता जितना था उसको हमने बता दिया, प्री हिस्टोरिक एज प्रागैतिहासिक काल जितना था वो हो गया और ऐतिहासिक रूपरेखा यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ? वैदिक सभ्यता में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो वैदिक शब्द है वो वेद शब्द से मिलकर बना है। ये जो वैदिक शब्द है वो वेद शब्द से मिलकर बना है। यहीं से शुरुआत करते हैं। वैदिक शब्द किससे मिलकर बना है? वेद शब्द से। और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इसका अर्थ होता है क्या? ज्ञान। तो इसका मतलब था कि ये लोग अपने आप को ज्ञानी लोग बताते थे, इनका मानना यही है। उसके बाद यहाँ ये बताया गया कि इसके जो निर्माता थे, इसके निर्माता किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है, आर्यों को। अब आर्य जो है ये कोई जाति नहीं है, ये संस्कृत भाषा का भाषा सूचक शब्द है। अब आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? महान होता है। क्या होता है? महान होता है या कुलीन होता है, कुलीन होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि श्रेष्ठ होता है। तो महान, कुलीन या श्रेष्ठ, ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये संस्कृत भाषा के भाषा सूचक शब्द है। यह जो है आर्य, ये कोई जाति नहीं है और इसका शाब्दिक अर्थ है महान, कुलीन या श्रेष्ठ। और जो वैदिक शब्द है वो वेद शब्द से मिलकर बना है। यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, इसका जो समय है वो कितने से कितने तक है? अगर हम लोग इसके समय की बात करें कि वैदिक का समय कब से कब तक माना जाता है? BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अब इसके जो विभाजन किया गया है भागों में है, एक आपका है पूर्व या फिर ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देखिए, ये जो वैदिक संस्कृति या वैदिक है इसका दो भागों में विभाजन किया गया। अब इसके जो निर्माता वगैरह थे वो आर्यों को ही माना जाता है। तो ये पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये पूरी वैदिक युग की अगर हम लोग बात करें तो ये सभ्यता पूरी तरह से क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता, पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। अब आप देख रहे हैं इसका उदय 1500 में हो रहा है और यही सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो 1750 में हुआ। तो 1750 से लेकर के और 1500 के बीच लगभग कितने का अंतर है? 200 वर्ष का। इसका मतलब कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला, बालू की जो 7 परत पाई गई वहां से पता चला। तो उसके बाद जो है 1500 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ। तो 250 वर्ष का अंतर है। तो एक सभ्यता का समापन हुआ, दूसरी सभ्यता का उदय हुआ, इस बीच 250 साल का अंतर यहाँ देखा जा रहा है। जो ये 1750 में जो सिंधु सभ्यता थी ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। 250 साल बाद इसके वैदिक सभ्यता आई। अब वैदिक सभ्यता के लोगों को ये नहीं पता चला कि हमसे 250 साल पहले भारत में कुछ लोग रहते थे। पहले आप ये जान लीजिए कि जो आर्य थे इनके आगमन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विदेशी तो थे, एकदम कन्फर्म है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग क्षेत्र बताया गया है। अभी मैप पे हम आपको पूरा बताएंगे। तो पूर्व वैदिक काल की जो अगर हम बात करते हैं तो ये प्योर, एकदम शुद्ध 24 कैरेट वाली ग्रामीण सभ्यता थी। ये एकदम प्रचंड देहाती थे, ये एकदम पूरी तरह से। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आया तो कुछ ग्रामीण के एवं शहरी व्यवस्था का बहुत दिखाई दे रहा था। कुछ का मतलब हम कह सकते हैं कि 20% आप इसको मान लो और इसको मान लो 80%। ग्रामीण 80% था लेकिन 20% शहरी की थोड़ी बहुत झलक यहाँ पर दिखने लगी थी। ये स्थिति थी। अब सवाल ये बनता है कि चलो ठीक है, इसका हम लोग समय देख लिए, इनका मतलब देख लिए, क्या है कैसे है। भाई वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, इसका मतलब ये अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य संस्कृत भाषा का भाषा सूचक शब्द है। ये लोग जो है इसको यहाँ से जोड़ लिए क्योंकि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ महान, कुलीन, श्रेष्ठ, ये अपने आप को भैया श्रेष्ठ बताए।
ये अपने आप को ज्ञानी बताए। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि निम्न में कौन श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है या इंगित नहीं करता है, तो वहाँ पर ज्ञान आपका इसमें शामिल नहीं किया जाएगा कि ये जो आर्य शब्द है किसको इंगित नहीं करेगा, तो ये ज्ञान को इंगित नहीं करेगा, ये महान, कुलीन, श्रेष्ठ, यही आपका सही होगा। या आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कौन नहीं है या कौन श्रेष्ठ वंश को इंगित नहीं करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ज्ञान वहाँ विकल्प में सही हो जाएगा। ठीक, तो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक युग, कल्चर, इनका जो रहन सहन, खान पान था, वो सारी चीज़ें। अब इसमें जो पूर्व वैदिक काल है, इधर आपका उत्तर वैदिक काल है, तो ये प्योर एकदम प्रचंड देहाती थे, एकदम ये ग्रामीण सभ्यता थी एकदम पूरी तरह से। और इनकी स्थिति अगर कहा जाए तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुछ इनकी स्थिति थोड़ी बहुत मेंटेन हो गई थी। अगर हम लोग यहाँ की बात करें, जैसे ये जो वैदिक संस्कृति है या वैदिक युग है या वैदिक सभ्यता है, ये जाति के आधार पे भी इनका निर्धारण होता था। तो यहाँ पे जाति का निर्धारण किस आधार पे होता था? जाति का निर्धारण, जाति का निर्धारण, यहां जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे होता था। ठीक, कर्म के आधार का मतलब ये हुआ कि जैसे जो पूजा पाठ वगैरह जो पढ़ाते बढ़ाते थे, जो लोगों को उपदेश वगैरह देते थे, प्रवचन वगैरह सुनाते थे, इन लोगों को ब्राह्मण कहा गया। रक्षा, एक राजा से दूसरे राजा आपस में जो लड़ाई करते थे उनसे रक्षा करने की काम क्षत्रियों का था। व्यापारिक वर्ग था वो वैश्यों के हाथ में था। बाकी जो किसानी, खेती किसानी करते थे उनको शूद्र कहा गया। तो यहाँ पे तो जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे हो गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ जाति का निर्धारण आपका, यहाँ जाति का निर्धारण वंश के आधार पे हुआ। किस आधार पे हुआ? वंश के आधार पे, मतलब कि वंशानुगत प्रणाली के आधार पे कि हाँ, अगर कोई ब्राह्मण है, उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो ब्राह्मण ही होगा, कोई क्षत्रिय है, उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो क्षत्रिय ही होगा, वैसे वैश्य में, वैसे शूद्र में। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ कर्म के आधार पे था। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे इसमें कि जो आर्य थे वो किस दर्रे से भारत में आए थे। उत्तर भारत में आर्यकरण करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, दक्षिण भारत में आर्यकरण करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, किस दर्रे से भारत में आए, कहाँ कहाँ बसे, कहाँ प्रवेश किए, कैसे था, किसके किसके मतानुसार कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको मैप बनाते हैं। ये है आपका, मान लीजिए भारत, ये तो वर्तमान भारत की हम बात कर रहे हैं, बाकी उस समय हमारे अखंड भारत था और बड़ा हुआ करता था। देखिए ये आपका भारत हो गया। अब इधर की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र होता था, ये वाला, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, ये आदिवासी का क्षेत्र था। इधर जो थे ये यहाँ पे द्रविड़ लोग रहते थे का क्षेत्र था। ये वाला जो था यहाँ पे मूल निवासी रहते थे, ये मूल निवासी का क्षेत्र। अब यही बीच में यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दक्षिण भारत, इधर आप देख लेते हैं आर्यकरण, आर्यों का क्षेत्र। और उत्तर भारत में तो भाई इनकी स्थिति यहां तक थी ही, ये आर्यों का क्षेत्र, ये आर्यों का क्षेत्र। देखिए अब यहां आपको क्या समझना है कि जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में आर्यकरण करने की जिम्मेदारी अगस्त्य ऋषि को थी, यहां पे किया गया। ठीक, वहीं उत्तर भारत के आर्यकरण की अगर हम लोग बात करें, गौतम राहुगढ़ के द्वारा किया गया। गौतम राहुगढ़ कौन थे भैया? राजा विदेह, राजा विदेह के समय के। ये आर्यों का क्षेत्र है। 1500 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम यहां पर आर्य बसे थे, आके आर्य बसे थे 1500 ईसा पूर्व में। क्षेत्र क्या हुआ करता था? तो क्षेत्र था पंजाब, 5 नदियों का समूह। जहां पे 5 नदियों का समूह है, यहीं पर सबसे पहले आर्य जो है आकर के बसे थे। अब ये सवाल बनता है कि जो आर्य थे वो कहाँ कहाँ से आए थे और किसके किसके मतानुसार क्या क्या बताया जाता है। तो देखिए उसको भी हम आपको मैप पे ही बताने का प्रयास करते हैं। देखिए मैप पे बताते हैं। अब ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है भाई, ये भी उस समय क्या था? भारत वाला ही क्षेत्र हुआ करता था। अब यहाँ बीच में ये पाकिस्तान और भारत मिला करके ये पंजाब था, यही था। यहीं पर सबसे पहले
इसको सप्त सैंधव प्रदेश भी कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है, इधर है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, इधर है मध्य एशिया। देखिए यहां पर है खैबर दर्रा, ये है खैबर दर्रा, सुलेमान पर्वत श्रेणी में है, श्रेणी कहां पड़ेगा ये? पाकिस्तान में है। आर्यों के आगमन का मुख्य द्वार था, ये द्वार था, आर्यों के आगमन का मुख्य द्वार था क्या? खैबर दर्रा। दर्रा का मतलब क्या होता है? पासेस। दो पहाड़ों के बीच या पहाड़ों के बीच काट के जो पतले सकरे रास्ते बना दिए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। हमने आपको यहाँ मध्य एशिया बताया, यहाँ उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश, और यहाँ हमने आपको क्या बताया? तिब्बत। इसका मतलब था कि यहाँ से ही आर्यों का आगमन जो है वो भारत में हुआ था। अब आकर के वो पंजाब में बसे थे। आइए, जैसे ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे भैया, ये और आकर के ये पंजाब में सबसे पहले बसे। चारागाह की खोज में भारत आए थे ये लोग। इसका मतलब इनके जानवर ज्यादा होते थे, तो इनके गाय ही सबसे ज्यादा होते थे। गायों का उल्लेख है, गायों की सारी स्थिति अभी आगे हम आपको बताएंगे। चारागाह की खोज में आए थे, तो चारागाह की खोज में आए थे और ये अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे। यहीं भारत में आए, यहीं जुगाड़ लगा के यहीं मामला सेट कर दिए, पटा के यहीं ब्याह हुआ कर लिए भैया, यहीं रहना शुरू कर दिए। जब जीवाश्म वगैरह जब खोजा गया, पता लगाया गया, तो पता चला कि केवल पुरुषों का जीवाश्म है, महिलाओं का कोई जीवाश्म नहीं है। घूंघट वाली प्रथा सिस्टम शुरू कर दिए। जिस कॉलोनी में आए, जिस क्षेत्र में आए, वहीं बसे और वहीं ब्याह कर लिए उस वहीं लड़की से, और उससे कहे तुम घूंघट वाला सिस्टम कर दो, नहीं तो बगल वाली तुमको जान जाएगी कि तुम यहीं की हो। वो बाद में, बहुत बाद में जब पता चला, तब तक सब बूढ़े बुजुर्ग हो गए थे, 2-4-5 पीढ़ी आ चुकी थी, कोई दिक्कतें नहीं, अब तो छोट छोटोल का कोई मतलब ही नहीं। तो ये धीरे धीरे आके यहाँ पे बसना शुरू कर दिए। मध्य एशिया से आए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से आए थे। अभी किसके अनुसार क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये आए कहीं से भी थे, बसे कहां थे ये लोग? पंजाब में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिमालय को फांद करके, भाई ये आपका हिमालय है पूरा, तो इधर से तो आ नहीं पाएंगे इस तरफ से, तो ये लोग जो है इसे हिमालय के किनारे किनारे ये भी आए अपना, ये ऐसे, और ये भी आकर के, ये भी आके यहाँ बस गए। तो बसने का जो क्षेत्र था वो एक ही क्षेत्र था, लेकिन आने को लेकर अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग यहाँ पर क्षेत्र बताया गया। देखिए, मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। इसी पर ज्यादातर क्वेश्चन बनते थे, बीच में लोग बवाल मचा दिए। ये दयानंद सरस्वती 2 कंकाल लेके पहुंचे, कह लो भैया मिलाओ, आर्य मेरे यहाँ से गए थे, तुम रॉन्ग नंबर लगा रहे हो, तुम्हारे यहाँ से कहाँ गए थे? आर्य तो मेरे यहाँ से। चाहे इसको मध्य एशिया कहिए, चाहे एशिया माइनर कहिए, या एशिया माइनर, इसका एक नाम और है, या एशिया माइनर, एशिया माइनर, ये एशिया माइनर। कुछ समय बाद बाल गंगाधर तिलक को कंकाल लेके पहुंचे, कह लो भैया टच करो, मिलाओ, ये यहाँ के जो आर्य लोग थे, इनका मेल इनसे हो रहा है, इनका मेल इनसे हो रहा है। सब तीनों लोग आपस में झगड़ा करने लगे। आयोग ने कहा एक काम करो भाई, तुम लोग झगड़ा ना करो, देखो अब हम मतानुसार पूछेंगे। तो आयोग अब क्वेश्चन को घुमा दिया तुरंत। अब वो पूछ रहा है तिब्बत किसके मतानुसार, या फिर उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश किसके मतानुसार, या एशिया माइनर या मध्य प्रदेश, मध्य एशिया किसके अनुसार। देखिए, माँ से मध्य एशिया और माँ से मैक्स मूलर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तिब्बत की अगर बात कर रहा है तो दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। तो माँ से मैक्स मूलर, तिब्बत दयानंद सरस्वती, इस जुगाड़ से आर्कटिक बाल गंगाधर तिलक, इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिए। तो यहां से क्या था? बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से आए थे। वहीं पर दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। और मैक्स मुलर के अनुसार एशिया या एशिया माइनर। लेकिन इन सबके जो बसने का क्षेत्र था वो क्या था? पंजाब ही था। तो पंजाब में ही ये लोग सर्वप्रथम कब आए थे? तो सर्वप्रथम ये 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व में आर्य जो है वो भारत आए थे। आर्य भारत आए और सप्त सैंधव प्रदेश या पंजाब में आकर बसे और चारागाह की खोज के लिए ये लोग एक बड़े बड़े समूह में भारत में आए थे। चारागाह की खोज के लिए समूहों में भारत में आए थे। समूहों में या कबीला कह सकते हैं, कबीला, चाहे समूह हो या कबीला में भारत आए, भारत आए। ठीक, संख्या इनकी ठीक ठाक थी। जब ये भारत में पहुंचे तो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहे और भारतीयों की स्थिति को कमजोर करना चाहे। इन लोगों को लगा कि जो यहाँ आदिवासी, जो मूल निवासी, जो द्रविड़ लोग हैं वो बकलोल टाइप में हैं, हम ही सबसे ज़्यादा सरेख हैं। तो ये लोग आए तो उत्तर भारत में आर्यों का चारों तरफ फैलाने की जिम्मेदारी गौतम राहुगढ़ को दे दी गई और वहीं दक्षिण भारत में फैलाने की जिम्मेदारी जो है वो अगस्त ऋषि को दे दी गई। दोनों लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। तो ये गौतम राहुगढ़ उत्तर भारत में थे और दक्षिण भारत में ये थे। तो अब ये लोग यहाँ आके बस गए। अब इनका रहन सहन खान पान जो भारत में था वही तो खाएं पिएंगे, ऐसा तो नहीं कुछ अलग से। लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप का वर्चस्व को मजबूत करने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए ये कहीं ना कहीं अपनी स्थिति थोड़ी बहुत अलग अलग तरीकों से बताना शुरू किए और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किए। अब बताएं हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा है वैसा है, अपने में कुल मिला के ये लोगों को भ्रमित करना शुरू किए। और ज़्यादातर लोगों का जो झुकाव था वो मेहनत की तरफ नहीं, इन लोगों ने कहा कि भैया पूजा पाठ वाला सिस्टम, कर्मकांडों की तरफ ये लोग लेने का प्रयास किए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताएं कि और इनकी स्थिति क्या थी, फिर कैसे कैसे ऋग वैदिक काल का समाज, उत्तर वैदिक काल का, फिर चारों वेद, उनके उपवेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद, उनके उपवेद, उनके पढ़ने वाले पुरोहित उपवेदों के, और फिर मुख्य वेदों के पढ़ने वाले पुरोहित, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक चीज आपको बता दें कि जो एशिया माइनर या मध्य एशिया है, यहाँ से कुछ अभिलेख मिले, जैसे बोगज कोई का अभिलेख। तो अब एशिया माइनर है कहाँ? इसका वर्तमान क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान क्षेत्र तुर्की वाला क्षेत्र है। तुर्की या टर्की, तुर्की या टर्की वाला जो क्षेत्र है उसी को ही एशिया माइनर या मध्य एशिया कहा जाता। तो यहाँ से एक अभिलेख मिला है, कब? बोगज कोई का अभिलेख। किस सन में मिला है? 1400 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के पास की घटना है। तो 14 ईसा पूर्व में ये आपको मिलता है। यहाँ से दो कबीला जातियाँ मिली हैं और ये जो दो कबीला जातियाँ थी इनकी आपस में संधि का मतलब, ये लोग आपस में लड़ाई वगैरह करते रहे होंगे तो संधि, और जब संधि ये लोग करते थे तो कहीं ना कहीं ये देवताओं को क्या मानते थे? साक्षी मानते थे। तब जब देवताओं को साक्षी मानकर तो ही करेंगे, तो उसमें कुछ प्रमुख देवता का उल्लेख है कि जब ये लोग साक्षी मान रहे थे कि भैया चलो हम फलाने देवता कसम खा रहे हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जो ऐसा लोग जो है करते हैं। इसमें आपके एक देवता थे इंद्र, और इंद्र का स्थान देखा जाए तो ऋग्वेद में बहुत जबरदस्त तरीके से है। वरुण भी थे, मित्र भी थे और नासत्य भी थे, है ना। नासत्य की देवता की पहचान ऋग्वेद के जो अश्विनी देवता हैं वर्तमान में उनसे की जाती है। अब यहीं पर देखा गया कि अग्नि देवता का उल्लेख नहीं है, मतलब यहाँ पर अग्नि देवता का उल्लेख नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोगज कोई अभिलेख में निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं मिला है? तो आपके अग्नि देवता का उल्लेख नहीं मिला है। मिला किसका है? इंद्र का है, वरुण का है, मित्र का है और नासत्य का है। ये दोनों कबीला जो थे आपस में संधि किए और साक्षी मानते हैं इन देवताओं को। इस आधार पे जो है बताया गया कि कहीं ना कहीं इनका संबंध आर्यों से था। तो कह सकते हैं कि पूर्व आर्य की जानकारी का ये भी एक स्रोत था, है ना। ये जो अभिलेख है, अभिलेख आर्यों के जानकारी का प्रमुख स्रोत बतलाता है। पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल की जो क्षेत्र थे वो प्रायः जो है नदियों के किनारे ही बसे थे। कौन कौन सी नदियां थी, उनके क्या क्या नाम हुआ करते थे, प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, एक तो मिलान करने के लिए आता है, और नदियों को क्या कहा जाता है। तो ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं हम लोग देख लेते हैं। तो
मैप बनाते हैं और मैप में ही सभी नदियों को हम यहाँ दिखा देते हैं। नदी आ रही है, ये इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इसका कोई आधुनिक प्राचीन नहीं है, इंडस इसको कहा गया। अफगानिस्तान की भी कुछ नदियां, अफगानिस्तान की भी कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक होती हैं। भारत की भी कुछ नदियां हैं। सबसे प्रमुख चिनाब नदी है, झेलम नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है, इधर से सतलज बहती हुई आती है और इधर से सरस्वती। गंगा का भी उल्लेख किया गया है, यमुना का भी उल्लेख किया गया है। ये देखिए सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है। ये सिंधु नदी है का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। सैंधव प्रदेश मतलब कि 7 नदियों का समूह तो भारत में जो था ही, उसके अलावा और भी थी। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। सिंधु नदी को हिरण्मयी नदी कहा जाता है। वहीं पर अगर बात करें तो ये जो सरस्वती हुआ करती थी, इसकी विशेषता क्या है? आर्यों की सबसे प्रसिद्ध पवित्र नदी मानी जाती थी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। इसको नदीतमा कहा गया, मादेतमा कहा गया या मादेतमा कहा गया। किसको? सरस्वती नदी को। वहीं सिंधु नदी को हिरण्मयी, क्योंकि जंगलों से होकर के पूरा बह के हुई आती थी, ये था। इसके अलावा अफगानिस्तान की भी कुछ नदियां हैं। अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेख कि मैप के आधार से आप देखेंगे तो आपको जल्दी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए, जैसे कुबा हो गई, एक कुबा नदी, दूसरा नाम काबुल है, काबुल। एक कुर्मू नदी है जिसको कुर्रम कहा गया, कुर्रम। स्वात नदी है जिसको सुवास्तु कहा गया, सुवास्तु। एक गोमती नदी है, गोमती, जिसको गोमल कहा गया, गोमल। ये 4 नदियां जो थी, यही चारों नदियां अफगानिस्तान की थी, जिनका उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहां मिलता है इनका उल्लेख? ऋग्वेद में मिलता है। अब ये जो भारत की नदियां हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। गंगा की अगर हम लोग बात करें, ये गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है, एक बार। गंगा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? एक बार। इधर से यमुना तक ये लोग पहुंच पाते थे, गंगा तक बहुत कम पहुंच पाते थे। हमें लगता है ये लोग एक बार पहुंचे होंगे गंगा, इसलिए एक बार उल्लेख कर दिए। इधर से यमुना नजदीक पड़ रही है, यमुना का कितनी बार था? 3 बार। इधर से इधर जाने में इनको यमुना पहले मिलती रही होगी, मान लीजिए गए, यहां दोबारा नहीं जा पाए, इसलिए इसका उल्लेख कम मिलता है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी। इसके अलावा और ये जो नदियां हैं, इनके क्या क्या नाम थे, इसको आप देख लीजिए। देखिए, एक नदी है जो सबसे ऊपर है, जिसका नाम है झेलम नदी, झेलम। तो झेलम को उस समय वितस्ता कहते थे। चिनाब है ये चिनाब नदी है, ये चिनाब। इसको क्या कहते थे? अस्किनी, अस्किनी कहते थे ये। इधर आपकी रावी नदी है, रावी। इसको परुषणवी कहते थे, परुषणवी, इसको परुषणवी कहते थे। वहीं ब्यास नदी है, ब्यास, जिसको बिपाशा कहते थे, ब्यास बिपाशा बसु वाला, बिपाशा कहते थे। वहीं पर सतलज है, सतलज। सतलज का दूसरा नाम सतुद्री कहते थे, सतुद्री। वहीं सरस्वती है, सरस्वती, जिसको घग्घर कहते थे, इसकी पहचान घग्घर से, ये। ठीक, ये।
और ये वाला जो क्षेत्र है यही क्षेत्र है पंजाब क्षेत्र। पंजाब यही आपका क्षेत्र है क्या? पंजाब क्षेत्र। यहीं पर सबसे पहले आर्य आकर के बसे थे। तो सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया? सरस्वती को। व्यास की अगर हम लोग बात करें कि जो व्यास नदी है जिसको विपाशा कहते थे, तो जो ऋग्वेद का नदी सूक्त था, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा या व्यास का उल्लेख नहीं मिलता है। एक नई नदी का नाम मिलता है मरुद वृद्धा नदी। ये कहाँ है? कश्मीर की नदी है। कश्मीर की नदी। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद सूक्त में मिलता है, नदी सूक्त में उल्लेख मिलता है। लेकिन वही विपाशा की अगर हम लोग बात करें या व्यास की, तो नदी सूक्त में उल्लेख इसका नहीं है। नदी सूक्त में उल्लेख नहीं है। किसके नदी सूक्त में? ऋग्वेद के नदी सूक्त में इसका उल्लेख नहीं है। बाकी व्यास तो है ही है सतलज की सहायक, और ये पंजाब पंजवाली क्षेत्र में ही है, लेकिन ये इसको इसमें नहीं गणना करते हैं। एक इसको गणना करते हैं सरस्वती, 1 2 3 4 5, ठीक। बाकी कश्मीर की जो सहायक है, कश्मीर में है ये आपकी मरुद वृद्धा नदी, ये आके इधर से धनकते हुए इसमें मिल जाती है, इसीलिए इसका उल्लेख किया गया। तो आपने देख लिया ऋग्वेद के प्रमुख नदियों के बारे में और बोगज कोई से जो अभिलेख मिले हैं इसका प्रमाण। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अब हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे ऋग्वैदिक काल। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब हम लोग इधर देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक युग का जो समय 1500 से 600 तक है ईसा पूर्व, ठीक। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इधर आपका क्या आता है, चाहे आप इसको पूर्व या फिर ऋग्वैदिक काल कहिए, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया, ठीक। देखिए ऋग्वैदिक काल का रहन सहन, खान पान, इनका सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का खान पान और इनका सामाजिक जीवन, ये पूरी तरह से हमने आपको बताया एकदम प्रचंड देहाती थे, प्योर देहाती, शुद्ध 24 कैरेट वाले थे। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी शहरी स्थिति कुछ झलक दिखने लगी थी। तो इसमें हम लोग यहाँ पर चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, चारों वेद, ठीक, प्लस उनके उपवेद। इन वेदों के भी पुरोहित पढ़ेंगे, पुरोहित, और उपवेदों के भी पुरोहित पढ़ेंगे, पुरोहित, ठीक। जैसे जो चारों वेद हैं, तो चारों वेदों के भी अपने अपने पुरोहित हैं, और जब 4 वेद हैं तो 4 उपवेद हैं, इनके भी अपने अपने पुरोहित हैं, इनको पढ़ेंगे। सभी वेदों के यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे इनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद, ये सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेदों के अपने अपने आरण्यक ग्रंथ, ठीक, और सभी वेदों के अपने अपने उपनिषद। इतनी चीज हम लोग इसको यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन लोगों का सामाजिक जीवन, रहन सहन, सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन कैसे था, सामाजिक जीवन, इनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, अर्थव्यवस्था, इनका सामाजिक जीवन और इनका अर्थव्यवस्था, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। राजाओं की स्थिति यहाँ पे सबसे ठीक थी। उत्तर वैदिक काल में राजाओं की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो गई, अलग अलग क्षेत्रों में। अभी बताते हैं मैप पे, देखिए ये भारत। तो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में पूरे भारत का, मतलब जहां तक आर्यों का विस्तार था, एक ही राजा होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अलग अलग स्थिति हो गई। मध्य में राजा कहा जाने लगा, ये उत्तर में विराट कहा जाने लगा,
दक्षिण में भोज कहा जाने लगा, ये सम्राट था, सम्राट। और मध्य में राजा, तो राजा की स्थिति अलग अलग हो गई। तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में तो सबसे पहले इनका भी सामाजिक जीवन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो ये तो पढ़ना ही है। इनकी अपेक्षा इनमें परिवर्तन आया, ये कम विकसित थे, कम विकसित थे, ये कम विकसित थे, ये अधिक विकसित थे, अधिक विकसित थे। ठीक, इसके बाद इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे, यहां पे हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। यहां तो जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था। यहां पर हम लोग जो है विवाह के बारे में पढ़ेंगे, यहां पे संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर महाकाव्यों के बारे में पढ़ लेंगे। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या 2 थी, एक रामायण दूसरा महाभारत। वेदांग हो गया, यहीं पर उपनिषद भी हम लोग पढ़ लेंगे, उपनिषद। ठीक, उसके बाद में इनके बारे में पढ़ेंगे पूरी एक एक चीज, और उसके बाद में हम पुरुषार्थ भी यहीं पढ़ लेंगे, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को भी यहीं पढ़ लेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में, और उसके बाद 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल का समापन कर देंगे। तो इतनी सारी चीज पढ़ेंगे। अब अगली वाली क्लास में हम ऋग वैदिक काल शुरू करेंगे, उसमें वेद, उपवेद, इनके पुरोहित, सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ, और सभी वेदों में क्या क्या उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी क्यों कहा गया, 3 वेद पहले रचे गए, बाद में फिर जो है अथर्ववेद आया, शुरुआत में केवल 3 ही वेद हुआ करते थे। भाई सबसे पहले वैदिक साहित्य में देखा जाए शुरुआत में केवल 3 ही वेद हुआ करते थे, अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया। तो इसको पढ़ाएंगे, ये टॉपिक जैसे समाप्त होगा हम उसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, फिर वैदिक युग शानदार तरीके से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद और विश्वास है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।